हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र है। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म अर्थ, अ रीज़न टू हीड। यू सी, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने वीडियो बनाया है जिसमें 1 से लेकर के 15 तक सवाल हमने डिस्कस किए हैं, और आज उससे आगे के सवाल जो है वो वहाँ से नंबर 16 से हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड पिछले 20 से 25 साल में पूछे गए जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे सवाल के हर वैरायटी के सवाल को हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से जो हर वैरायटी के जो सवाल पूछे गए हैं पिछले 20 से 25 साल में, उस सारे के सारे सवालों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे जिस एग्जाम्स में पूछा उस एग्जाम्स के नेम भी लिख दिए है। तो नंबर 16 क्वेश्चन है वो सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में 2007 में पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं कि ये सवाल क्या है। ये है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर मोर देन ही कुड बियर। देखिए, तो सबसे पहले हमें फिर से क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में आखिर सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज, मतलब जितने भी कठिनाइयाँ थी, जितने भी एंजाइटीज थी, चिंता थी, फिक्र थी, वेक्सेशंस थी, उनसे जो निकलने वाले स्ट्रेन हैं, जो तनाव हैं, इनसे जो निकलने वाले डिफ़िकल्टीज से, एंजाइटी से, वेक्सेशन से, इनसे होने वाले जो तनाव हैं, यानी कि तनाव यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, सो उनसे होने वाले जो तनाव है वो इतना ज़्यादा है जितना वो बियर कर सके। राइट, तो जब हम देखेंगे कि इन सब से होने वाले तनाव, यानी कि तनाव जो है वो सब्जेक्ट है, और तनाव कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा ही सिंगुलर रहता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। क्यों होता है सिंगुलर? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल इन नेचर, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, मीन्स स्ट्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट कंसीडर होगा। तो यानी कि अगर स्ट्रेन सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेंस आने वाले वर्ब भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो क्या आने वाले वर्ब सिंगुलर हैं? देखते हैं। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर, अब देखिए यहाँ पे आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, यानी कि हमारी गलती कहाँ है, गलती हमारे दूसरे पार्ट में हो गई। देखिए नंबर 1 पार्ट ठीक है, सॉरी नंबर 2 पार्ट यहाँ से शुरू होती है, नंबर 2 पार्ट भी सही है, नंबर 3 पार्ट में क्या हो गई, गलती हो गई, यानी कि यहाँ पे आर नहीं होगा, आर की जगह में क्या होगा, आर की जगह में यहाँ इज होगा। ठीक है, सो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज इज मोर देन ही कुड बियर। राइट, जितना वो बर्दाश्त कर सके उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, देखते हैं नंबर 17। देखिए नंबर 17 क्वेश्चन है आपके टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में 2008 में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कि नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अगेन देखिए नंबर 1 पार्ट में क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी। देखिए सब्जेक्ट को समझिए, क्या यहाँ सब्जेक्ट टी एंड कॉफी है? क्या सब्जेक्ट टी एंड कॉफी है? नहीं, सब्जेक्ट टी एंड कॉफी नहीं है, टी एंड कॉफी का इंट्रोडक्शन है। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाले में भी हुआ था। क्या सब्जेक्ट ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशंस एंड एंजाइटी था? नहीं, ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशंस एंड एंजाइटी के जो स्ट्रेन है वो सब्जेक्ट था। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सब्जेक्ट टी एंड कॉफी नहीं है, टी एंड कॉफी का इंट्रोडक्शन जो किया गया, उसको लॉन्च जो एक तरीके से किया गया, इंट्रोड्यूस जो एक तरीके से किया गया। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि अगर इंट्रोडक्शन इसका सब्जेक्ट है तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन जो होगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्यों होगा? क्योंकि अगेन इंट्रोडक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस, और सिर्फ टी एंड कॉफी का इंट्रोडक्शन ही नहीं, और ठीक उसी प्रकार के पेय पदार्थ। तो introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect, मतलब जो
टी और कॉफ़ी का और ठीक उसी के तरीके का जो अलग तरीके के जो पेय पदार्थ हैं उसका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, दैट हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, वो बिना इफेक्ट के नहीं रहा है, बिना प्रभाव छोड़े नहीं रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो फिर हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो फिर आने वाला अगर हम गलती को देखते हैं तो गलती हमें कहाँ दिखती है, तो देखिए नंबर 1 पार्ट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। नंबर 2 पार्ट में देखते हैं एंड सच अदर बेवरेजेज इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। नंबर 3 पार्ट में देख लीजिए यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हैव नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ हैव की जगह में होगा हैज़। तो हैज़ क्यों होगा, रीज़न बीइंग बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन कौन सा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर इंट्रोडक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, राइट। अब देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 18। अब देखिए नंबर 18 जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, ये भी आपका टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है 2008 में, ठीक है। देखते हैं कि क्या है नंबर 18 क्वेश्चन। देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, मतलब कंप्यूटर क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक को, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जब ये ईच ऑफ लग जाए, आइदर ऑफ लग जाए, नाइदर ऑफ लग जाए, वन ऑफ लग जाए, तो अगर ऑफ द के बाद में जो नाउन होगा वो होगा तो वो किस में होगा, प्लूरल में लिखा जाएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ ईच ऑफ द के बाद में जो नाउन है स्टूडेंट्स प्लूरल में लिखा है, मतलब यहाँ बिल्कुल सही है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक को मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं हर एक को इंडिविजुअली, तो अगर ये सब्जेक्ट आपको मीनिंग दे रहा है हर एक को, तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल में आता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही सिंगुलर कंसीडर होता है, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अगर हमने पकड़ लिया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आने वाले जो वर्ब होने चाहिए, प्रोनाउन होने चाहिए, वो भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो सेंटेंस सही होगा, नहीं है तो फिर गलत होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या गलत होने की संभावनाएं हैं। देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ सही है, अगर ईच ऑफ द स्टूडेंट होता तो गलत हो जाता, स्टूडेंट्स हैं यानी सही है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास सही है। हैज टू टाइप, देखिए क्या यहाँ पे सही है, हैज टू टाइप बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब भी है, तो यहाँ भी सही है। हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, क्या ये सही है, देयर ओन रिसर्च पेपर, क्या देयर ओन रिसर्च पेपर होगा यहाँ पे, नहीं, देयर ओन रिसर्च पेपर नहीं होगा, क्योंकि देयर जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है और हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। तो फिर हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करने के लिए देयर के जगह में क्या करना होगा, हिज लिखें या हर लिखें, क्या लिखें, हिज लिखें या हर लिखें, देखिए जी यहाँ पे हम लिखेंगे हिज, ठीक है, यहाँ पे हम हर नहीं लिख सकते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जी हिज भी तो सिंगुलर प्रोनाउन है और हर भी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आपने हर क्यों नहीं लिखा। तो देखिए जब कभी भी हमें स्पेसिफिकली पता नहीं हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस जेंडर की बात हो रही है, यदि मान लीजिए हमें सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं पता हो कि वो सब्जेक्ट किस जेंडर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मेल जेंडर के बारे में बात हो रही है या फीमेल जेंडर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तब तक हम उसमें हर का प्रयोग नहीं करते। अगर मान लीजिए स्पेसिफिकली फीमेल जेंडर के बारे में होता तो जाकर के हम हर यूज़ करते, लेकिन जिसमें पता ही ना हो कि मेल जेंडर की बात हो रही है या फीमेल जेंडर की बात हो रही है, तो जनरली हम मैस्कुलिन जेंडर और प्रोनाउन के साथ में जाते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, एक लड़का भी हो सकती है और एक लड़की भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि स्टूडेंट आखिर मेल जेंडर के बारे में बात हो रही है या फीमेल जेंडर के बारे में, तो हम जनरली किसके साथ जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ प्रोनाउन के साथ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ गलती कहाँ थी, नंबर 3 पार्ट में थी, देयर के जगह में क्या होगा, हिज होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, सही होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स in the computer class has to type his own research paper this semester। यानी कि कंप्यूटर क्लास में हर एक स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपना रिसर्च पेपर खुद ही टाइप करना है इस सेमेस्टर में, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ, गलती नंबर 3 पार्ट में था। अब देखते हैं नंबर 19 क्वेश्चन। जी, नंबर 19 क्वेश्चन भी आपके टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है, इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज 2009 में, ठीक है। तो देखिए नंबर 19 क्वेश्चन क्या कहता है, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा यहीं पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड, नंबर सेकंड में है, सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। तो सबसे पहले आप पहचानिए नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन। कई बार मैंने बोला है कि ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा, लेकिन पूरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में कंसीडर होगा। क्यों सिंगुलर में होगा, क्योंकि नाइदर ऑफ द, दो के बारे में बात हो रही है, मानते हैं, लेकिन दो के बारे में क्या, एक एक करके बात हो रही है। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन क्या मीनिंग निकलेगा, ना तो ये चिल्ड्रेन ना ही वो चिल्ड्रेन, ठीक है। यानी कि एक एक करके दोनों के बारे में बात हो रही है, ना तो ये ना तो वो। तो जब एक एक करके बात होती है इंडिविजुअली, तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में कंसीडर होता है। यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आने वाले वर्ब भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। आने वाले प्रोनाउन भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो देखते हैं कि क्या वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर है, अगर है तो ठीक है। तो देखते हैं, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड देयर प्रेयर। तो क्या यहाँ पे सेड देयर प्रेयर होगा, अगेन नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देयर जो है वो क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमें क्या करना है, सिंगुलर प्रोनाउन करना है। तो सिंगुलर प्रोनाउन में फिर बताइए क्या लिखे, हिज लिखे या हर लिखे, ऑफ कोर्स हिज लिखेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन में मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली दैट वेदर दिस स्पेसिफिकली विच जेंडर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस स्पेसिफिकली किस जेंडर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हिज के साथ में जाएंगे, ठीक है, हर हम नहीं लिखेंगे। सो नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। यानी कि दोनों चिल्ड्रन में से किसी ने भी बेड पे जाने से पहले, मतलब सोने जाने से पहले प्रार्थना नहीं की, ना तो इसने ना तो उसने, ठीक है। ओके, तो गलती कहाँ थी, सेकेंड पार्ट में गलती थी, ठीक है। अब देखिए नंबर 20 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके CGL 2010 में पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं कि नंबर 20 क्वेश्चन क्या है। 9/10 of the pillar have rotted away, ठीक है। नंबर 1 पार्ट में है 9/10, नंबर सेकेंड पार्ट में है ऑफ द पिलर, एंड नंबर थर्ड है हैव रॉटेड अवे। देखते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ। पिलर का जो 9/10 भाग है, मतलब 9/10 भाग जो पिलर का है वो क्या हो चुका है, हैव रॉटेड अवे, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, लगभग डीके हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पिलर का 9/10 भाग, अब ये बताइए कि पिलर का 9/10 भाग सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। पिलर का 9/10, कोई पिलर है, इतना बड़ा पिलर है, उसका 9/10 भाग जो होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि 9/10 भाग पिलर का, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं, नहीं, वो काउंट नहीं किया जा सकता है। वो एक मेजरमेंट में होगा, 9/10 भाग इतना होगा। तो जो चीज़ काउंट नहीं किया जा सके, जो अनकाउंटेबल इन नेचर में हो कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो फिर क्या, किस में कंसीडर कहलाता है, सिंगुलर में होगा। यानी कि 9/10 भाग जो होगा पिलर का वो सिंगुलर कंसीडर कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि पिलर का 9/10 भाग जो है वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है लगभग। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आने वाले वर्ब भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। तो क्या वर्ब सिंगुलर है, देखते हैं। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे, तो क्या यहाँ पे हैव होगा,
नहीं, हैव नहीं होगा, तो फिर हैव की जगह में क्या होगा? ऑफ कोर्स हैव की जगह में होगा हैज़, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो सही क्या होगा? 9/10 ऑफ द पिलर हैज़ रॉटेड अवे। पिलर का 9/10वां भाग जो है वो क्या हो चुका है? लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है जी। अब देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल आपका 2010 में आया था इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में। ठीक है, साउथ जोन के। अब देखते हैं कि ये सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल है, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वह ऐसे चलता है लगे जैसे पूरी दुनिया ही उसी की हो। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरीके का सेंटेंस जब आए ना, जिसमें इमेजिनेटिव सेंटेंस का मीनिंग दे रहा हो, जब कहीं भी एज इफ सेंटेंस में लग जाए और एज इफ लगने के बाद में इमेजिनेटिव सेंटेंस हो। इमेजिनेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जिसमें इंसान इमेजिन करता है, ठीक है, कि वो ऐसा नहीं वैसा हो गया है, जो मतलब अनरियलिस्टिक लगे, रियलिस्टिक ना हो। इमेजिनेटिव कहने का मतलब अनरियलिस्टिक हो। तो अगर सेंटेंसेस अनरियलिस्टिक हो, इमेजिनेटिव हो, तो उसमें हमेशा ही वो क्या हो जाता है, जो वर्ब जो होता है, वर्ब का हमेशा हम सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। ऑलवेज, व्हेनेवर, जब कभी भी अगर सेंटेंस इमेजिनेटिव सेंटेंस का हो या अनरियलिस्टिक इन नेचर हो, तो उसमें जो वर्ब जो होगा, वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में आएगा। तो देखिए ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है एज इफ, ऐसा लगे जैसे दी अर्थ बिलोंग्स टू हिम, जैसे पूरी दुनिया ही, पूरा पृथ्वी ही उसी की हो गई हो। ठीक है, तो यानी कि अगर V2 के साथ हम जाएंगे तो यहाँ गलती किस में है? तीसरे पार्ट में है। यहाँ बिलोंग्स नहीं होगा, बिलोंग्स की जगह में क्या होगा? बिलोंग्ड होगा। सो ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। हमें पता कैसे चला कि ये सेंटेंस इमेजिनेटिव इन नेचर है? द वर्ड एज इफ से। एज इफ से हमें पता चला कि ये अनरियलिस्टिक बातें हो रही हैं। वो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उसकी हो गई हो। यानी कि यहाँ पे गलती कहाँ थी? थर्ड पार्ट में था। सेंटेंस में सही क्या होगा? बिलोंग्स की जगह में V2 फॉर्म होगा, बिलोंग्ड होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं जी। तो नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नेक्स्ट क्या है? नंबर नेक्स्ट सवाल जो है वो आपका CPO SI ASI IB के एग्जाम में 2011 में पूछा जा चुका है। देखिए 22 नंबर सवाल क्या है। इस तरह के सवाल हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। देखते हैं यहाँ पे, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स। देखिए प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं, और अलॉन्ग विथ कंजंक्शन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? हिज कैबिनेट कलीग्स। तो देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जब कहीं भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with and not, ठीक है ना, in addition to, including, अगर इन सब वर्ड्स के साथ में, अगर इन कंजंक्शन के साथ में अगर दो सब्जेक्ट जुड़ जाता है तो वर्ब जो है, वर्ब पहले सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। फिर सवाल आता है कि हम पहले सब्जेक्ट के साथ अग्री क्यों करते हैं? क्योंकि जब इन कंजंक्शन के साथ में जब आप दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ते हो, तो जो सब्जेक्ट को आप जोड़ते हो, दैट बिकम्स पैरेंथेटिकल इन नेचर। पैरेंथेटिकल मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव हो जाते हैं नेचर में, फोकस नहीं रहता उनका, इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहता। जैसे देखो इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है? सेंटेंस का मीनिंग है प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स। प्राइम मिनिस्टर को उनके कैबिनेट कलीग के साथ में क्या किया गया? हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के द्वारा उन्हें वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया। कहाँ पे? एट अ फॉर्मल सेरेमनी। जो फॉर्मल सेरेमनी जहाँ हो रही थी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के जरिए प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट कलीग्स का क्या किया गया? स्वागत किया गया। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि फोकस टोटली किन पे है? प्राइम मिनिस्टर पे है, उनके कैबिनेट कलीग पे फोकस नहीं है। अब आप बोलोगे कि फोकस क्यों नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि उनके कैबिनेट कलीग पे फोकस नहीं है? यहाँ तो मेंशन किया हुआ है अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग। यस, इसलिए क्योंकि इन्हें मेंशन किया गया है, लेकिन वर्ड अलॉन्ग विथ के साथ किया गया है, और ये अलॉन्ग विथ इस चीज को दर्शाता है कि फोकस पूरा प्राइम मिनिस्टर पे है, उनके कैबिनेट्स कलीग पे फोकस नहीं है। अगर उनके कैबिनेट्स कलीग आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, उतना मैटर नहीं करता है। और ये सेंस आपको किससे मिल रहा है? ये सेंस मिल रहा है जिस वर्ड से उसे जोड़ा गया है।
किस वर्ड से जोड़ा गया है? along with से जोड़ा गया है। अगर along with से जोड़ा जाए तो फोकस जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे नाउन से हट जाती है और फोकस किस पे आ जाती है? पहले सब्जेक्ट पे आ जाती है। अगर along with से जुड़ा हो, as well as से जुड़ा हो, with से जुड़ा हो, together with से जुड़ा हो, including से जुड़ा हो, and not से हो, with से हो, तो फोकस पहले सब्जेक्ट पे आती है। हाँ, अब आप बोलोगे कि तो फिर फोकस दोनों पे कैसे आएगा? वो कौन सा वर्ड है जिससे जोड़ने पे फोकस दोनों पे आ जाता? जी बिल्कुल, अगर मान लीजिए यहाँ along with की जगह में and लिखा होता, अगर and लिखा होता द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कलीग, तो फिर क्या हो जाता? तो फिर आपका फोकस दोनों पे होता। तब आप बोलते हैं यस, बोथ ऑफ देम हैव बीन गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। दोनों को ही क्या किया गया है? इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर एंड से जुड़ा हुआ होता, लेकिन एंड से नहीं जुड़ा है, along with कंजंक्शन along with से जुड़ा हुआ है, इसलिए फोकस किस पे है? प्राइम मिनिस्टर पे है। इसीलिए वर्ब किससे एग्री करेगा? प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से एग्री करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है या प्लूरल है? तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। देखते हैं वर्ब या प्रोनाउन सिंगुलर है या नहीं है। तो द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग हैव बीन, यानी कि यहाँ गलती क्या है? सेकेंड पार्ट में हैव नहीं होगा, हैव की जगह में क्या होगा? हैज होगा, यानी कि हैज बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ रही होगी पूरे रीजंस के साथ में। बिल्कुल हर एक चीज का अर्थ समझा रहा हूँ, उसके रीजंस दे रहा हूँ, और बिल्कुल आई एम गिविंग यू सफिशिएंट रीजन टू हीट, टू पॉन्डर, टू ब्रूड ओवर, टू थिंक एवरीथिंग। ओके, नाउ नंबर 23 देखते हैं कि 23 क्वेश्चन क्या है। देखिए 23 क्वेश्चन जो आपके MTS 2011 में पूछा गया है। फाइन, देखते हैं क्या है। सेंटेंस है आवर सक्सेस और आर फेल्योर। फिर देखिए इस सेंटेंस में भी क्या है? हमने कंजंक्शन और का इस्तेमाल किया है दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। दो सब्जेक्ट क्या है? आवर सक्सेस और आवर फेल्योर। हमारा सक्सेस या हमारा फेल्योर। तो जब कहीं भी और से अगर जुड़ जाए ना, सिर्फ और ही नहीं, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, अगर इन कंजंक्शन के साथ में अगर दो सब्जेक्ट जुड़ जाए तो वर्ब जो अग्री करता है ना, जो वर्ब जो अग्री करता है ठीक बिल्कुल नियर वाले के साथ में, ठीक है? नियर मतलब जो वर्ब के नजदीक में जो सब्जेक्ट है, वर्ब के नजदीक में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब अग्री करना चाहिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि बाद वाला जो सब्जेक्ट है, बाद वाले सब्जेक्ट के साथ में हमारा वर्ब अग्री करना चाहिए। अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो देखिए हमारा सक्सेस या हमारा फेल्योर, ठीक है? तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? आवर फेल्योर। एंड आवर फेल्योर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑफ कोर्स सिंगुलर है। तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो हमारा सक्सेस या, देखो एंड से नहीं जुड़ा है, या एक एक करके बात हो रही है ना, हमारा सक्सेस या हमारा फेल्योर, तो कोई एक ही सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर होगा तो बाद वाला होता है। तो और आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड नहीं होगा। यहाँ पे डिपेंड की जगह में क्या हो जाएगा? डिपेंड्स हो जाएगा। वर्ब में SCS लग जाएगा। जब कभी भी हमें पता चल जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब क्या हो जाता है? वर्ब में SES लग जाती है, ठीक है? सो आवर सक्सेस और आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस। हमारा सक्सेस या फिर हमारा फेल्योर ज़्यादातर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हमारे कार्य पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो गलती कहाँ थी? सेकेंड पार्ट में थी। क्या गलती थी? डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड्स होगा। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंबर 24 जो है ये सवाल आपका CGL 2012 में पूछा गया है। देखिए अगेन जो चीज़ मैं ऊपर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ठीक वो नीचे में आपका मिलता चला जा रहा है और आप लोगों को ना ये याद हो जाना चाहिए। देखिए क्या है? आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स। अभी बोले ना, अगर आइदर और नाइदर और नॉर से जुड़े तो वर्ब अग्री करेगा बाद वाले के साथ में। बाद वाला सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, बाद वाला प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो यहाँ बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स। बाद वाला सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, और हिज फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल है? उसके दोस्त प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल में है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। देखते हैं वर्ब प्लूरल है या नहीं है। देखिए आइदर सोहन, या तो सोहन या उसके दोस्त, ठीक है? इज टू ब्लेम। देखिए यहाँ सेकेंड पार्ट में इज टू ब्लेम होगा क्या? नहीं,
इज टू ब्लेम नहीं होगा, क्या होगा, आर टू ब्लेम। क्यों आर टू ब्लेम होगा, क्योंकि हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए वर्ड भी प्लूरल होगा। सो आर टू बी ब्लेम्ड, उन्हें ब्लेम किया जाना चाहिए फॉर दिस मिस्चीफ, इस गलत कार्य के लिए। यानी कि या तो सोहन को या उसके दोस्त को ब्लेम किया जाना चाहिए इस गलत काम को करने के लिए। तो गलती क्या थी, सेकेंड पार्ट में थी, इसके जगह में क्या होगा, आर होगा, आर टू बी ब्लेम्ड, राइट। अब देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर सवाल जो है ये भी आपका CGL 2011 में पूछा गया है। देखिए 25 नंबर सवाल क्या है, देखिए, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ द लाइफ, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ या फिर मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ का बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग। देखिए द इंक्रीज, मैकेनाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, देखो मशीनीकरण, जिंदगी का जो मशीनीकरण जो हो रही है, बढ़ती जो जिंदगी का जो मैकेनाइजेशन हो रहा है, मतलब जिंदगी में जो मशीनों ने जो जगह ले लिया है, मैकेनाइजेशन जो हो गई है, ठीक है, लोग टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो हो रही है, तो इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग के हिसाब से मतलब सब्जेक्ट होगा। तो अगर इंक्रीजिंग के हिसाब से सब्जेक्ट होगा तो इंक्रीजिंग क्या हुआ, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अब अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, हैव लेड अस, हैव लेड अस होगा क्या, नहीं, हैव की जगह में क्या होगा, हैज होगा, हैज सिंगुलर होना चाहिए। हैज लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट, हमें दूर लेकर चला गया है, किस चीज़ से, डेली कॉन्टैक्ट। डेली कॉन्टैक्ट किन चीज़ों के डेली कॉन्टैक्ट से हमें दूर लेकर के चला गया है, डेली कॉन्टैक्ट विद द नेचर एंड द क्राफ्ट ऑफ द फार्म। मतलब जो इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन जो हुई है ज़िंदगी की, उसने हमें जो प्रकृति है उनसे क्या कर दिया है, प्रकृति से, और क्राफ्ट ऑफ मतलब स्किल्ड आपके जो फार्मिंग जो होती है, इन चीज़ों से हमें क्या करता चला गया है, धीरे धीरे करते हुए हमें दूर लेकर चला गया है, हमें नेचर से, प्रकृति से काफ़ी दूर लेकर चली गई है। क्या चीज़, मशीनीकरण, इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन हमें धीरे धीरे दूर लेकर चली गई है। तो ये था हमारा 25 में गलत कहाँ था, सेकेंड पार्ट में था। नंबर 26 देखते हैं। नंबर 26 जो सवाल है ये आपका पूछा गया है CPO SI ASI IB के एग्ज़ाम में 2011 में। देखिए सवाल क्या है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग सब्जेक्ट है। अब सवाल ये आता है कि अगर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। देखिए ये बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए इस एंड पे मत जाइए क्योंकि यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज टुगेदर एन एक्ट, ये दोनों मिलकर ये एक एक्ट हो जाता है। एक्ट मतलब एक काम, मतलब उसने ड्रिंक कर ली और उसके बाद में ड्राइव किया, यानी कि क्या है, दोनों मिलके क्या हुआ, एक एक्ट बना, एक काम है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग टुगेदर बिकम्स एन एक्ट, एक एक्ट बन जाता है, इसलिए ये दोनों मिलके क्या मीनिंग दे रहा है, सिंगुलर मीनिंग दे रहा है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो फिर हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, आर की जगह में क्या होगा, इज होगा। सेकेंड पार्ट में गलत है। सो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब ड्रिंकिंग और ड्राइविंग जो है ये क्या है, एक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा कारण है। ध्यान से देखिएगा, एंड पे नहीं जाना है। एंड से जुड़ के अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ के एक मीनिंग देता है तो वो सिंगुलर कंसीडर कहलाता है। यहाँ दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ के एक मीनिंग दे रहा है, दो अलग अलग मीनिंग नहीं दे रही है, इसलिए ये सिंगुलर होगा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर आपका LDC 2012 में पूछा गया था, 2012 में। देखते हैं क्या है, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। अब देखना यह है कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। देखिए द आर्टिस्ट एंड राइटर, एंड से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, आर्टिस्ट और राइटर, लेकिन इसमें आर्टिकल एक लगा है, किसके पहले, सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट के पहले।
यानी कि राइटर के पहले आर्टिकल नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं जो दो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और ये हमें पता कैसे चला, जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और सिर्फ एक ही उसमें आर्टिकल लगा हो, तो आप समझ लेना एक ही इंसान की बात की जा रही है जो दो रोल प्ले कर रहा है। एक ही इंसान दो रोल नहीं प्ले कर सकता। जैसे मान लो बाबा रामदेव को जो देख लो, बाबा रामदेव क्या है, वो योग गुरु भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो अगर आपको बोलना पड़े योग गुरु एंड बिजनेसमैन, ठीक है, तो फिर क्या उसमें एक आर्टिकल लगाएंगे। अगर मान लो द योग गुरु एंड बिजनेसमैन, यानी अगर एक ही आर्टिकल लगा हो तो फिर क्या पता चलेगा, एक ही इंसान है जो योग गुरु भी है और बिजनेसमैन भी है। लेकिन अगर वहीं पे बोलते द योगा गुरु एंड द बिजनेसमैन, तो अगर दोनों में आर्टिकल लग जाए तो फिर ये समझ में आएगा कि दो हम अलग अलग इंसान की बात कर रहे हैं। तो हमें पता कैसे चला कि ये एक ही इंसान है जो आर्टिस्ट भी है और वही इंसान राइटर भी है, पता चला क्योंकि सिर्फ एक ही आर्टिकल लगा हुआ है। तो यानी अगर एक ही इंसान दो रोल प्ले कर रहा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाले वर्ब भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। देखते हैं है या नहीं। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज, बिल्कुल सही है, डाइड, ठीक है, यानी यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, यानी सब्जेक्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर, राइट। मीनिंग हुआ द आर्टिस्ट और राइटर, जो इंसान आर्टिस्ट था और राइटर था वो क्या हुआ, मर गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या है, नंबर 28 आपका MTS 2013 में पूछा गया है। देखिए ये क्या है, फ्लावर्स दैट, फूल जो, यहाँ पे दैट क्या रोल प्ले कर रहा है, फूल जो। जब कहीं भी दैट जो का मीनिंग दे, हु जो का मीनिंग दे, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और मैंने पहले भी बोला है कि जब कोई भी हु जो का मीनिंग दे, दैट जो का मीनिंग दे, तो रिलेटिव प्रोनाउन वो हो जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो वर्ड आता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। अगर वो वर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए फ्लावर्स दैट मतलब फ्लावर जो, तो जो का मीनिंग दे रहा है दैट यहाँ पे, यानी कि इसके ठीक पहले आया फ्लावर्स और ये सब्जेक्ट बन गया। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट प्लूरल होगा। क्यों, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल में है, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लूरल, तो आने वाले वर्ब भी क्या होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। देखते हैं है या नहीं है। फ्लावर्स दैट आर, बिल्कुल सही है, देखिए आर लिखा हुआ है, ठीक है। आर किससे अग्री किया है, फ्लावर्स से अग्री किया है। क्यों किया है, क्योंकि दैट ने इसके ऊपर पॉइंट आउट किया है, ठीक है। सो फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, वो फूल जिसे अभी अभी तोड़ा गया है, ठीक है ना। तो वो फूल जिसे अभी अभी तोड़ा गया हो, ठीक है। begins to rot in 15 सेकेंड, वह 15 सेकेंड में सड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, अगर फ्लावर्स प्लूरल हैं, फ्लावर्स प्लूरल हैं, तो फिर इसके साथ में वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ देखिए नंबर 3 पार्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए बिगिंस टू रॉट लिखा हुआ है, और बिगिंस वर्ब में अगर एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे देखना होगा नंबर 3 का जो मेन वर्ब लगा हुआ है वो सिंगुलर में लिखा हुआ है, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो फिर हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यानी 3rd पोर्शन में बिगिंस नहीं होगा, क्या होगा, बिगिन होगा, एस नहीं लगेगा। सो फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिन टू रॉट इन 15 सेकेंड, वो फूल जिसे अभी अभी तोड़ा गया हो, ठीक है ना, वो कितने सेकेंड में सड़ना शुरू हो जाती है, 15 सेकेंड में वो सड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। अब 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर सवाल भी आपके MTS में 2013 में पूछा गया है। देखिए क्या है, सब आपकी एक तरीके की रिवीजन होती जाएंगी, आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, सेकेंड पार्ट में देखिए एवरीवन मस्ट साइन देयर होगा, हमेशा बोले हैं एवरीवन के साथ में, ईच के साथ में, ये सब वर्ड यदि आ जाते हैं तो क्या हो जाती है, इंडिविजुअली हर इंसान की बात हो रही होती है। और जब कभी भी हर इंसान की बात इंडिविजुअली हो तो फिर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए,
सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ देयर प्रोनाउन है, लेकिन किस में है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है, प्लूरल में है, यानी कि ये देयर गलत है। देयर की जगह में फिर क्या होगा, हिज या हर, ऑफ कोर्स हिज। हर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एवरीवन हमें कैटेगोरिकली पता नहीं है किस जेंडर की बात हो रही है, मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम मेल जेंडर के साथ में जाएंगे प्रोनाउन, ठीक है, यानी हिज होगा। सो एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। हॉल में एंटर होने से पहले हर किसी को देखिए, हर किसी से ही समझ में आ रहा है, इंडिविजुअली हर एक इंसान को कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। सो हर किसी को अपना पूरा नाम साइन करना है, ठीक है। अब देखिए नंबर 30 जो है वो भी आपके MTS 2013 में पूछा गया है। क्या है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितना है, एक है या दो है, ऑफ कोर्स एक है। तो अगर एक है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, तो ऑफ कोर्स सिंगुलर हुआ। तो हमें ये पकड़ लिए कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आने वाले वर्ब और प्रोनाउन भी क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। देखते हैं कि इसमें किस तरीके का मिस्टेक दिया हुआ है। देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज है, बिल्कुल सिंगुलर है, यानी कि यहां तक भी सही है। इज द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन। अब देखिए द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन, वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे इंसान ने बनाया है, जिसे इंसान के द्वारा बनाया गया है। और आपको थोड़ा बहुत भी अगर पैसिव वॉइस का नॉलेज होगा तो आपको पता है जब कहीं भी बाय मैन वगैरह आ जाए तो वो पैसिव में होता है, और जब कहीं भी सेंटेंस पैसिव में लिखा होगा तो हमेशा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जब भी आप पैसिव में लिखोगे तो V3 एकदम मस्ट है लिखना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए सेकेंड पोर्शन में इज द स्ट्रक्चर बिल्ड है, यानी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यानी गलती क्या है, गलती बिल्ड में है। बिल्ड नहीं होगा, बिल्ड किस में बदल जाएगा, बिल्ट में बदल जाएगा। बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट, यानी बिल्ट लिखेंगे। सो इज द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय मैन विजिबल फ्रॉम मून, यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसे इंसान ने बनाया है, जो इवन चंद्रमा से भी क्या है, विजिबल है, मतलब चंद्रमा से भी आप देख सकते हैं। चांद पर भी क्या क्या होता है, चांद पर से भी वो दिखाई देता है, राइट। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर भी आपका MTS 2013 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, अगेन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, संसार में मोस्ट कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज, तो ज्यादातर कंट्रीज सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, ऑफ कोर्स प्लूरल हुआ। तो अगर सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो आने वाला वर्ब या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए। देखते हैं है या नहीं है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एक सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पे, यानी इज गलत हो गया, इसकी जगह में क्या होगा, आर होगा, राइट। सो मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस, यानी दुनिया में ज्यादातर कंट्री क्या चाहती है, शांति चाहती है, ठीक है, पीस चाहती है। तो गलती हमारा सेकेंड पोर्शन में था, इसकी जगह आर होगा। अब 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर भी MTS 2013 में पूछा गया है। क्या है 32 नंबर, ईच ऑफ द गर्ल्स, अगेन ईच ऑफ द गर्ल्स भी है, तो यानी जितने लड़की हैं उसमें से हर एक लड़की, तो हर एक लड़की, ईच ऑफ द सिंगुलर या प्लूरल, हर एक लड़की, जितने लड़की हैं उनमें से हर एक लड़की, सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, हर एक करके बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सिंगुलर हुआ, ठीक है। और इस पहले भी बोले हैं ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, एवरी ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल होगा लेकिन मीनिंग सिंगुलर होगा। सो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर। देखते हैं है या नहीं है। ईच ऑफ द गर्ल्स आर, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, यानी गलती यही हो गई, आर नहीं होगा, तो आर की जगह में क्या होगा, इज होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर, जितनी भी लड़कियां हैं उसमें से हर एक लड़की क्या है, चालाक है, राइट। एंड नंबर 33 नंबर हम देखते हैं, जो भी MTS के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है, ठीक है। क्या है, देखिए एज अ पर्सन हु बिलीव्स, मतलब एक पर्सन होने के नाते, ठीक है, एक पर्सन होने के नाते, हु बिलीव्स, जो बिलीव करता है। अगेन हु जो का मीनिंग दे रहा है, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हु
हु किसके लिए आया अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो? ठीक, अपने पहले वाले के लिए आया, इस पर्सन के लिए आया। ठीक है, तो यानी कि ये पर्सन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। कितने पर्सन? अ पर्सन, तो एक पर्सन। तो अगर एक पर्सन है तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? सब्जेक्ट सिंगुलर। बोले हैं कि हु जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो ठीक उसके पहले आने वाला वर्ड ही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पर्सन क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सो एज अ पर्सन, एक पर्सन के नाते जो विश्वास करता है, हु बिलीव्स। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर ही है। बिलीव नहीं लिखा हुआ है, बिलीव्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ तक तो सही है, वर्ब भी सिंगुलर लिखा हुआ है। सो एज अ पर्सन हु बिलीव्स, एक पर्सन के नाते जो विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ऑनेस्टी ही बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है, अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। यहां तक भी ठीक है। नंबर थर्ड पार्ट क्या है? आई फील दैट, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, कि पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। माई कप ऑफ टी का मतलब होता है मेरे बस की बात। ये आप ध्यान में देख लीजिएगा, दिस इज माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे बस की बात। ओके, सो दैट पॉलिटिक्स, अब यहाँ पॉलिटिक्स क्या है? सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? ऑफ कोर्स एस पर मत जाइए, पॉलिटिक्स एस यहाँ लगा हुआ है लेकिन ये क्या हुआ? सिंगुलर हो गया। ठीक है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट हो गई ना एक तरीके की। ठीक है, सो पॉलिटिक्स सिंगुलर हो गया, एस पे नहीं जाना है। तो अगर ये सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे आर होगा क्या? नहीं, यहाँ गलती क्या है? आर में गलती है, आर नहीं होगी, क्या हो जाएगी? इज होगी। तो यानी कि मीनिंग क्या हुआ? एज अ पर्सन हु बिलीव्स, एक इंसान के नाते वो इंसान जो विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ही बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, आई फील दैट, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स जो है वो मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो गलती किस में थी? थर्ड पोर्शन में थी, पॉलिटिक्स के साथ में इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अर्थ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।